गलती से भी कोई ईद मुबारक कहे तो कहना पड़ोस में आ जाए, रोड पे आ जाए। दीपिका पादुकोण ने कई बार कहा है मुझसे कि मैं आपकी रैली में आना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों? कहना माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने कहा भंसाली भी आना चाहता है, परंतु भंसाली को हमने कहा समझौता एक्सप्रेस के साथ रहे। तिरंगे का अपमान गर्दन कटवा सकते हैं साहब। तिरंगे का अपमान ना पहले बर्दाश्त किया, ना आप करेंगे, ना आगे। नमस्कार, मैं अजय यादव और स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं हैं। वो अपने बयानों के लिए ख़ास तौर पर चर्चा में रहते हैं। हरियाणा की राजनीति में बहुत ही लंबा उनका अनुभव है। उनके राजनीतिक सफ़र की शुरुआत वर्ष 1985 से हुई थी, जब वो आरएसएस के छात्र संघ के सदस्य थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूरजपाल अम्मू जी की, जिनको इसी माह हरियाणा बीजेपी ने अपना प्रवक्ता भी नियुक्त किया है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद अजय। सर, मेरे कुछ सवालात हैं जो जनता के बिहाव पर मैं आपसे करना चाहता हूँ। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जो आप सर बयान देते हैं, जैसे आपने पीछे बयान दिया था कि जो हमारे लीला बंसाली जी हैं उनका 10 करोड़ रुपए इनाम देंगे आप सर कलम करने पर, और सर दूसरा दिया था ओवैसी जी को लेकर के वो नपुंसक हैं, और तीसरा आपका बयान था फारूक अब्दुल्ला को आप थप्पड़ मारने का मन रखते हैं, आपकी ये इच्छा है कि लाल चौक पर जाकर आप उनको एक थप्पड़ जड़े। सर, इस तरीके के जो बयान आप देते हैं वो सर कहीं ना कहीं आरोप है जनता का कि वो आप ये बयान जो देते हैं वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए देते हैं। सियासत वो करते हैं जिनको चुनाव लड़ना हो। जी। सूरजपाल अम्मू को ना तो चुनाव लड़ना है जी, और ना ही वोट मांगनी है जी। मैं जहाँ तक आप संजय लीला भंसाली जी आपने शब्द लगाया जी, वो इतना महान व्यक्ति नहीं है जिसको आप इतना सम्मान दे रहे हैं। मैं तो साहब देते नहीं, आप दे सकते हो, आपकी मर्जी जी। परंतु जो व्यक्ति हिंदुस्तान के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेगा, जो मेरे गौरवशाली इतिहास को छेड़ेगा, जो अलाउद्दीन खिलजी को हीरो बनाकर दिखाएगा, तब उसके खिलाफ मैं बोलूंगा और बोलता रहूंगा। पहली बार ओवैसी जी आपने कहा, मैं ओवैसी का इतना ही कहूंगा, इसके पिता ने पहले हिंदुस्तान के बंटवारे के समय देश का, हिंदुस्तान का विरोध किया। पाकिस्तान के समर्थकों में थे, जिन्ना का खास समर्थक था। AIMIM जिसके प्रमुख हैं ओवैसी साहब, पहले इनके पिता प्रमुख हुआ करते थे। इनके पिता ने सदैव मुसलमानों की बात करी। अब ये वो काम कर रहे हैं देश को बांटने का, फिर मैं क्यों ना करूं साहब मेरे देश की बात। मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, देश का नागरिक हूँ। जुबान तो साहब मेरे पास भी है, पर क्योंकि मैं हिंदू हूँ और मैं नहीं बोल सकता, ऐसा लोगों को लगता है। परंतु सब जमाना बदल गया है, कोई ना कोई तो हिंदुओं की बात करेगा। सर, ओवैसी जो बोलता है जी, हम उनके शब्दों का विरोध करते हैं जो देश को बांटने वाले हैं। हम 130 करोड़ बोलते हैं, वो 20 करोड़ की बात करते हैं। हम सभी धर्मों की बात करते हैं, वो एक धर्म की बात करते हैं। ये फर्क है उसमें और हमारे अंदर है। रही बात फारूक अब्दुल्ला की बात, फारूक अब्दुल्ला जिसने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया, हजारों लाखों कश्मीरी पंडितों को बेघर कर दिया, कत्लेआम कर दिया जी, उस फारूक अब्दुल्ला से और उस अब्दुल्ला परिवार की मुझसे आप चाहते हो कि मैं उसकी इज्जत करूं? वो तिरंगे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो देश के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, और हम उनके गाल पे चमाटा भी ना मारे साहब। क्यों ना मारे? सीनियर सिटीजन है, इज्जत करते हैं, परंतु तिरंगे का कोई अपमान करेगा तो 2-4 चांटे लगाने पड़ जाए तो उसमें फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। सर, मैं उनको जी इसलिए बोल रहा था कि वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, तो मैं उनको इसलिए जी बोल रहा हूँ। और सर, जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि चाटा लगाएं या हम सर कलम करें, सर ये कानून व्यवस्था से देश चलना चाहिए। आप देश के कानून की चिंता करने आए मेरे पास, आप मेरा साक्षात्कार लेना है अजय जी। आप उनका वकील बन के बात करेंगे
नहीं सर, मैं अरे सुनिएगा उनका भैया, वकील नहीं हूं, अरे सर। सुनो भैया जी आप उनको जो जी लगाने की आपने कहा ना कि मैं उनको जी इसलिए लगा रहा हूँ, जी 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 भैया मेरे देश से बड़ा कोई नहीं है, जी सर। मेरे हिंदुस्तान से बड़ा कोई नहीं है, मेरे हिंद से बड़ा कोई नहीं है। द हिंद वॉरियर के ऊपर आप मुझसे बात कर रहे हैं। जी मेरे देश से, मेरे हिंद से बड़ा, मेरे हिंदुस्तान से बड़ा कोई नहीं है। मैं सभी का, सीनियर सिटीजन का सम्मान करता हूँ, करूँगा भी, जी परंतु मेरे देश से बड़ा कौन हो गया, मेरे तिरंगे से बड़ा कौन हो गया? जुबान खींच लूंगा अगर तिरंगे का कोई अपमान करेगा। जी बिल्कुल। तिरंगे का अपमान क्यों बर्दाश्त करें साहब? सर तिरंगे का अपमान तो इस देश में एक फैशन सा बन गया ना, जो फैशन कर रहे हैं उनका इलाज करना जानती करनी सेना। मैं कहना नहीं चाहता शब्द, मैं भाजपा के प्रवक्ता के रूप में नहीं बोल रहा हूँ ये बात, है। जी मैं करनी सेना के ब्याह पे आपसे बात कर रहा हूँ। जी तिरंगे का अपमान गर्दन कटवा सकते हैं साहब। तिरंगे का अपमान ना पहले बर्दाश्त किया, ना आप करेंगे, ना आगे करेंगे। सर फिर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी आपको बीजेपी का अध्यक्ष भी बनाया गया है, प्रवक्ता भी बनाया अध्यक्ष गया नहीं बनाया, प्रवक्ता बनाया। प्रवक्ता बनाया है, लेकिन उस प्रवक्ता पद पर रहते हुए आप सरकार से सर ये क्यों नहीं कहते कि आप अब तो आप इस सरकार का हिस्सा भी हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, उसके बावजूद भी मेवात से हजारों हिंदू परिवारों का विस्थापन हो रहा है, तो सर ये हरियाणा सरकार की संज्ञान में क्यों नहीं है ये बात? बिल्कुल हरियाणा सरकार के संज्ञान में है। प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री इसके ऊपर चिंता कर रहे हैं। अनेकों अनेक निर्णय हमने लिए हैं। जो पहले गाय सरेआम काटी जाती थी मेवात के अंदर, हमने गो वंश की हत्या के विरोध में कानून बनाया है। जी गो हत्या ना हो, कम से कम हो। हम लोगों ने इतनी सख्ती कर दी है कि सजा का प्रावधान हम लोगों ने किया है। मेवात के अंदर जो हिंदू पलायन कर रहा है, हिंदू मेवात के अंदर अल्पसंख्यक है, और जो मेवात में हिंदू अल्पसंख्यक है उसकी हालत आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। अजय, आप गुड़गांव के ही रहने वाले हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वहाँ पर देश की आज़ादी के बाद जिस प्रकार से हिंदू पलायन कर रहा है, वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि 10% भी हिंदू बचा होगा। ये चिंता का विषय है। ये तो जो सरकारों ने, पिछले सरकारों ने जो बीज बोए हैं, ये देश की आज़ादी के बाद से लगातार 1947 में जिन हिंदुओं को ज़मीन अलॉट हुई थी मेवात के अंदर, आज भी हजारों लाखों एकड़ ज़मीन पर वहाँ पर कुछ गुंडों का कब्जा है। चाहे वो गुंडे कांग्रेस के हों, चाहे वो किसी और पार्टी के हों, उन लोगों ने आज भी वहाँ पर कब्जे किए हुए हैं। कारण कि जब जब हिंदुओं ने वहाँ पर आवाज़ उठाई, उनकी आवाज़ को उस समय की सरकारों ने दबाया। आपको हिंदुओं को धमका के दिखाया ना वहाँ पर मेवात में, आपको लड़के दिखाए। आपने इंद्री की पंचायत देखी होगी। जी बिल्कुल, हमने वो कवर की थी। हजारों हिंदू वहाँ पर इकट्ठा था और उन्होंने एक सुर में आवाज़ उठाई, अब हिंदू दबने वाला नहीं है। हम सबका सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते करेंगे, परंतु कोई अगर आज की तारीख में इस मनोहर सरकार में या मोदी सरकार में कोई हिंदुओं को दबाएगा तो ना तो सरकार बर्दाश्त करेगी, ना हिंदू बर्दाश्त करेगा। पर सर उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि लगातार मेवात से पलायन होता जा रहा है, तो अगर ऐसा है आपके अनुसार, तो उस पलायन को रोक क्यों नहीं रही है सरकार? मेरे अनुसार क्या, आपके अनुसार भी, आपको पता है, आप लोग यहाँ के सब जानते हैं क्या स्थिति है वहाँ की। परंतु जिस प्रकार से वहाँ पर जो माहौल पैदा किया जा रहा है, मैं तो बल्कि आपके माध्यम से मेवात की जनता को कहना चाहता हूँ, गंगा जमनी तहजीब का है मेरा क्षेत्र, मेरा मेवात, परंतु उस तहजीब को, उस परंपरा को तोड़ना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए। लव जिहाद के नाम पर वहाँ पर हिंदुओं की बेटियों को उठाया गया है, गुंडागर्दी के आधार पर वहाँ पर ज़मीनों पर कब्जे किए गए हैं। 1992 की मैंने इंट्री के अंदर बात की थी। 1992 में इतने मंदिर तोड़े, इतनी गौशालाएँ जलाई गई, गायों के गले में, जलती गायों के गले में टायर डाल दिए गए। आज तक जांच नहीं हुई, जिन सरकारों का राज रहा। 92 से लेकर 7 साल पहले तक की बात कर रहा हूँ मैं आपको। इस सरकार के अंदर कम से कम ये इनकी फाइलें तो उखड़नी शुरू हो गई हैं। निकिता तोमर की सरेआम हत्या हो जाती है, ना तो ओवैसी बोलता है जिनको आप जी कह रहे हो, ना फारूक अब्दुल्ला बोलता है जिनको आप जी कह रहे हो। तब कहाँ गए सीनियर सिटीजन? एक भी नहीं बोला साहब। और यहाँ पर अमानतुल्लाह खान आकर 5-5 लाख रुपए का डोनेशन दे रहा है आम आदमी पार्टी का। अगर हिंदू ने कोई 1 लाख रुपए दे दिया होता तो मीडिया बवाल बजा देता। ये जो लुटियंस का जो मीडिया है ना, जो वहाँ पर जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वो एक्चुअल में मेवात की सच्चाई दिखाना ही नहीं चाहते। ये तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ द हिंद वॉरियर का कि आप लोगों ने इस पर चर्चा की, क्योंकि विषय गंभीर है।
सच्चाई को अगर जानेंगे आप, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर लोगों की बात सुनेंगे। आज भी वहाँ पर जिस प्रकार की वहाँ गुंडागर्दी है, वहाँ दलित परिवारों को दबाया जाता है। अब वो व्यक्ति कहाँ जाएंगे जिनके पास छोटे छोटे टुकड़े हैं, जहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर कहाँ जाएंगे? वो बर्दाश्त कर रहे हैं उनका अत्याचार। जो आप कह रहे हो पलायन की बात, आज मैं नूह को छोड़ दें, होडल, पलवल, सोना, गुड़गांव, हजारों परिवार मेवात से पलायन करके यहाँ गए। कभी उन पलायन करने वाले परिवारों से आप कहोगे तो मैं आपको उनके घरों पर ले जाकर आपको विजिट कराऊंगा, उनकी आप भी सुनो, उनके साथ हुआ क्या है। उनकी बेटियों को जबरदस्ती उठा लिया जाता था, और कोई बोलता था तो फिर उनको धमकियां मिलती थी। आज एक पत्रकार था, मेरे को बोला 500 कॉल आई हैं उसके पास, धमकी, उसका रिकॉर्डिंग है। उसने वहां किसी पुलिस ऑफिसर को बोला जी, उसने इग्नोर कर दिया। अब आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, कल को आपको कोई धमकी देगा, आप तो इंटरव्यू मेरा नहीं करोगे, किसी और का करोगे। जी जी। परंतु कोई अगर आपकी आवाज को दबाएगा और वो पुलिस वाला नहीं सुनेगा जिसको उस पत्रकार ने कंप्लेंट दी है, तो उस पुलिस वाले अफसर के खिलाफ भी हम लोग सरकार से मांग करेंगे उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। ऐसी परिस्थिति है वहाँ पर। पुलिस की गाड़ियों पर हमला होता है। अभी पुराना के अंदर हिंदू एक फ्रॉड था, उसकी कोई डेथ हो गई, कैसे मुझे नहीं पता, जुनैद सर, आई डोंट नो, वो कोई इतना महान आदमी नहीं था वो। नहीं, मैं बस आपको नाम बता रहा हूँ। वही कह रहा हूँ सर, मैं क्यों याद रखूँ ऐसे आतंकवादियों का। गाड़ियाँ फूंक दी गई, व्यापारियों की दुकानें फूंक दी गई, और हिंदू व्यापारियों की दुकान फूकी साहब। अरे 10-20 अपनी फूंक दो ना, पता पड़े। किसी के व्यापार को समाप्त करना कितना दुखदायी होता है। एक तरफा सिस्टम है वहाँ, और वहाँ पर जो लोग राजनीतिक दल हैं भाजपा के अलावा, वहाँ राजनीति करते हैं, एक की आवाज़ नहीं निकलती। ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलते हैं, ना इनेलो बोलती है, ना कोई और पार्टी बोलती है। और हम बोलते हैं तो हम हिंदू हैं, क्यों ना बोले साहब हिंदू। सर आप हिंदू हैं, मैं मानता हूं, आप उनकी आवाज़ भी उठाइए, हम इसको भी मानते हैं, लेकिन आप अब साथ साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। सरकार का आपका पूरा दखल है, सरकार आपके अधीन है, सरकार आपसे मिलजुल के सारे काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन पर सख्त धाराएं, सख्त कानून वहाँ लगाकर उनको रोकते क्यों नहीं? कानून हैं, धाराएं लगी हुई हैं, बनी हुई हैं, और कार्रवाई जो होनी चाहिए वो हो भी रही है। परंतु इसमें दो बातें मैं कहूँगा। वहाँ पर लोकल पॉलिटिशियन इन्हीं की कास्ट के हैं जी, वो पुलिस प्रशासन के ऊपर जिस प्रकार का प्रेशर बनाते हैं जी, आपको पता नहीं है वहाँ किस प्रकार की राजनीति है। वहाँ पर भाजपा का कार्यकर्ता अगर कुछ आवाज़ उठाता है जी, तो उसकी आवाज़ को भी वहाँ के लोकल लोग जी दबाने का प्रयास करते हैं, परंतु भाजपा का कार्यकर्ता जागरूक हो गया है। वो वहाँ पर समाज के बीच में, लोगों के बीच में जाता है। हम सर्वधर्म की बात करते हैं, हम कभी नहीं करते अब हिंदू। मैं हिंद वॉरियर के माध्यम से कह रहा हूँ, आपके चैनल का नाम बड़ा प्यारा है, हिंद वॉरियर जी, धन्यवाद। हम लोग, हिंदू का मतलब है सबको साथ लेकर चलने वाला, हिंदू का मतलब सभी धर्मों का सम्मान करने वाला, हिंदू का मतलब है गरीब की मदद करने वाला, हिंदू का मतलब है हम सनातन धर्म के साथ साथ हम सभी पूजा स्थलों का सम्मान करते हैं। अगर मैं मस्जिद के आगे से निकलूं तो मैं सर झुकाकर चलता हूं। मुझे नहीं पता रास्ते में किसकी मजार है, वहाँ पर ग्रीन चादर चढ़ी होती है, मेरे को ये पता नहीं, ये चिंता नहीं होती गाड़ी सामने आ रही है किसकी। मैं गाड़ी की चिंता करे, अगर सामने एक्सीडेंट हो जाएगा मैं उसको नमस्ते करके चलता हूँ। ये कितने लोग किस मंदिर के आगे गर्दन झुकाते हैं, ओवैसी साहब, अब्दुल्ला साहब, अमानतुल्लाह खान साहब, एक बार चेक करना है आप सर। फर्क नजर आ जाएगा आपको। ठीक है, हमने उनके सर बयान देखे भी हैं। अक्सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो इस तरीके की बयानबाजी करते भी हैं, और इस देश में बड़ा भला बुरा कहा जाता है अपने ही देश को। सोशल मीडिया पर आने के लिए कुछ भी बयानबाजी कर दी जाती है, लेकिन सर इनके खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई सरकार क्यों नहीं करते? क्यों हमारे कानून में इतने लूप होल हैं, ये आसानी से कोई भी बयान दे के निकल जाते हैं? मेरा ये मानना है कि इनके खिलाफ हजारों मुकदमे जी दर्ज है। कितने इनामी बदमाश मेवात के हैं जिनके ऊपर इनाम लगा हुआ है। आज भी मेवात के अंदर 1-2 गांव ऐसे हैं जहां पर गुड़गांव की या दिल्ली की गाड़ियां जो
और अन्य राज्यों से जो गाड़ियाँ चोरी होकर आती हैं वो एक दो गाँव की, मैं सारे मेवात की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे नूह डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, उन गाँवों में आज कोई अधिकारी घुसने का प्रयास नहीं करता है तो उस अधिकारी के ऊपर हमला हो जाता है। हम लोगों ने अनेकों बार इस आवाज़ को अपने बड़े अधिकारियों को कहा है और आपके माध्यम से भी मैं कह रहा हूँ ये आवाज़ अब उठेगी। हम तो कहते हैं उनकी भी जांच हो जिन पाकिस्तानियों का वीज़ा समाप्त हो गया है जी, उन बांग्लादेशियों की भी जांच हो जो अपने देश को छोड़कर भागकर मेवात के अंदर शरण लिए हुए हैं जी। मेवात एक शरणगाह बन गई है। आप कभी कैमरा जब ये लॉकडाउन वगैरह ये सारा समाप्त हो जाए जी तो एयरपोर्ट के बाहर लगाना जी और वहाँ से पता करना कौन बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और पता नहीं कौन कौन से देश से लोग आकर मेवात की ओर जाते हैं। उनकी तो वेशभूषा अलग नज़र आ जाती है। कितने लोगों ने यहाँ पर शरणगाह बनाई हुई है। मैं प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ, केंद्र सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि एक बार तो जांच होनी चाहिए और घर घर की जांच होनी चाहिए। कई बार वहाँ ट्रक पकड़े गए हैं हथियारों से भरे जी, जांच होनी चाहिए और जांच को रोकना भी नहीं चाहिए उन लोगों को जो नेता लोग हैं। फिर वो कहते हैं साहब हमारी जांच हो रही है, कारण दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे मानना है कहीं ना कहीं गड़बड़ है और उस गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए। सर बीजेपी सरकार पर ये भी आरोप लगाए जाते हैं जो उनके खिलाफ बोलता है, जो उनकी विचारधारा से अलग चलता है तो उस पर भी वे जांच बैठा देते हैं। विचारधारा जो राष्ट्रभक्त से ओतप्रोत विचारधारा है उसका हम सम्मान करते हैं, परंतु जो राष्ट्र विरोधी विचार रखने वाले लोग हैं जो हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं, जो आतंकवादियों के साथ रहते हैं और देश के खिलाफ जी उल्टा सीधा बोलते हैं तो उनके खिलाफ तो जांच होनी चाहिए। क्यों ना होगी सर? अनेक ऐसी घटनाएं हैं देश के अंदर, चर्चित घटनाएं हैं जहां पर ऐसी हरकतें देखने को मिली है कि ये लोग कोरोना ये फैलाते हैं, शाहीन बाग में ये बैठते हैं, दिल्ली के अंदर दंगे ये फैलाते हैं, तो इनको पर सख्त कार्रवाई क्यों ना हो? सर हम तो ये कह रहे हैं कि आप उन पे सख्त कार्रवाई नहीं, ऐसे व्यक्तियों को जेल के पीछे होना चाहिए। होंगे ना, आप चिंता क्यों करते हो? आप उनको, हम तो यही अनुरोध कर रहे हैं सरकार से। आप देखो ना जो जेएनयू में दिल्ली में देश विरोधी नारे लगाते थे अजय जी, आज वो कहाँ पर है? जेल में है। अभी किसी की जमानत हुई कल परसों, वो उनका सोशल मीडिया पे देख रहा था, हल्ला मचा रहे थे जैसे आज़ादी की लड़ाई लड़कर आए हूँ। एक्चुअली देश के अंदर इस प्रकार के कानून बनाए हुए अंग्रेजों के समय के, उन्हें बदलाव लाने की आवश्यकता है और देश के कानून मंत्री इसके ऊपर गहन विचार कर रहे हैं जी। और मैं समझता हूं कि जेएनयू के अंदर कोई भी देश विरोधी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, ऐसे लोगों की अब यहाँ पर इस देश के अंदर जरूरत नहीं है जो भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं। और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को अपना अड्डा बनाया हुआ है। मोदी सरकार के अंदर इस प्रकार की गुंडागर्दी ना होने देंगे और ना ही होगी, क्योंकि सरेआम मेरे देश का अपमान करना, मेरे देश के विरुद्ध बोलना जी, ये भारत के संविधान के और भारत के कानून के खिलाफ है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई अब मोदी सरकार में होने लगी है। और कम्युनिस्टों को, आम आदमी पार्टी को, हमारे पप्पू भैया को, इनको सबको तकलीफ होने लगी है। कारण कि इन लोगों ने कभी तकलीफ, इन लोगों को कभी तकलीफ नहीं, इन्होंने गुंडागर्दी की हमेशा, इन लोगों ने इनको आज़ाद छोड़ा। अगर फारूक अब्दुल्ला के परिवार की मैं बात करूं तो इनका जब दिल आता इनके साथ गठबंधन कर लेते थे, इनकी सेटिंग हो जाती थी। इन लोगों ने कश्मीर के अंदर जिस प्रकार का कानून उस समय थोपा देश की आज़ादी के बाद जी, वो आज तक भी हम लोग भुगत रहे हैं। अब धारा 370 मोदी सरकार ने हटाई, इतना अच्छा काम किया। उसका भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है दिग्विजय सिंह, इस उम्र में पता नहीं क्या सटिया गए, वो कहते हैं हमारी सरकार आई तो हम धारा 370 को पुनः लागू करेंगे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। धारा 370 का अर्थ क्या है? दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह की धर्मपत्नी, उन्होंने विरोध किया है कि मेरे जेठ की पता नहीं क्या सटक गई है बुद्धि, घर में सिस्टम ठीक नहीं है, 370 लागू करेंगे। पहली बात तो ये सरकार में नहीं आ रहे, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते हैं कांग्रेस वाले जी, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते हैं।
धारा 370 पूरे वर्ल्ड ने इसका स्वागत किया है। एक देश के अंदर 2 संविधान, 2 विधान, 2 कानून कांग्रेस ने लागू किए थे। मोदी सरकार ने धारा 370 हटाकर कश्मीर के अंदर लद्दाख को, कश्मीर को और लोगों को जो आज़ादी बख्शी है, उसके लिए मोदी सरकार का हमको सबको पहले भी हम धन्यवाद कर चुके हैं, आपके माध्यम से धन्यवाद कर रहे हैं। अनेकों ने ऐसी बातें हैं, पहले सरेआम कत्ले आम हुआ, पूरा कश्मीर इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। हमें कश्मीर के मुस्लिम युवा बेरोजगार की चिंता है। हमें लोग मुस्लिम विरोधी कहते होंगे, ये वोट दे ना दे अलग बात है, परंतु देश के प्रधानमंत्री इन बेरोजगार युवा मुस्लिमों की चिंता करते हैं। और केवल मात्र कश्मीर की नहीं, पूरे देश के अंदर वो सभी 130 करोड़ देशभक्तों को, 137 करोड़ का, कुल मैं 130 बोल रहा हूँ आपसे, उनकी चिंता करते हैं। देश के प्रधानमंत्री सबको समान रूप से देखते हैं। ऐसा देश का प्रधानमंत्री पहली बार, दूसरी बार इस देश में राज कर रहा है, दूसरा टेन्योर उनका चल रहा है, और उस प्रधानमंत्री के जो निर्णय हैं, जो उनके डिसीजन है, उनका पूरा वर्ल्ड उनका सम्मान करता है, सब उनको वेलकम करते हैं। परंतु इन लोगों को, कौन, जो कम्युनिस्ट, जिनको ना 3 में है ना 13 में जी, राहुल गांधी, जिनको राजनीति की ABCD नहीं पता जी, उन्होंने घोटाले पे घोटाले किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई एक बात देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बता रहे हैं। हम लोग देश हित में सोचते हैं जी। सर, जो हुड्डा की सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे हैं वो, उन पर सर जमीन का विवाद चला हुआ है, जो उन्होंने गुरुग्राम की जमीन को अपने चहितों को अलॉट कर दिया था, उस पर सर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, क्या कार्रवाई वो कर रही है? आपने अपने सवाल का स्वयं जवाब दे दिया कि अपने चहितों को उन्होंने जमीनें अलॉट कर दी थी, सेक्शन 4, सेक्शन 6। सर, ये तो आपके ही आरोप हैं। ना, हमारे आरोप नहीं है, ये सच्चे आरोप हैं। सेक्शन 4 और 6 लगाकर इन्होंने गुड़गांव की बेशकीमती जमीनों को, के मालिकों को, किसानों को डराकर उनसे ज़मीनें ली थी। आज उनके खिलाफ CBI की जांच चल रही है। CBI के कोर्ट से लोग जमानत पर आए हुए हैं। नेशनल हेराल्ड केस हो, जहाँ इनको ज़मीन अलॉट की गई थी पंचकुला में, वो हो, मानेसर की ज़मीन का घोटाला हो, और अनेकों ऐसे घोटाले इनके खिलाफ चल रहे हैं। और इन्हीं के नहीं, जो इनके दामाद हैं, कांग्रेस के दामाद वाड्रा साहब, उनके खिलाफ भी चल रहे हैं। तो इनको सज़ा मिलेगी, कारण कि इन्होंने गड़बड़ी की हुई है, इन्होंने लूटा है, मेरे हरियाणा को लूटा है, किसानों को डरा कर लूटा है। तो निश्चित तौर पे देश के कानून में इतना दम है कि इन गुनाहगारों को सजा मिलेगी। लेकिन सर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा तो ये कहते हैं कि हमारे समय पर हरियाणा नंबर 1 था। ये तो आपको पता है कितना नंबर 1 था ना, प्रॉपर्टी डीलिंग में नंबर 1 था। राहुल गांधी यहाँ ज़मीन ले रहे थे, वाड्रा साहब यहाँ ज़मीन ले रहे थे, हुड्डा साहब यहाँ CLU रेवड़ी के भाव बांट रहे थे, था ना नंबर 1। डकैती में था, चोरी में था, हत्या में था, किसानों को लूटने में था। 5-5 रुपए के किसानों को मुआवजे मिला करते थे। आज देश की सरकार, मोदी सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार, आज हज़ारों करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में सीधा भेज रहे हैं साहब। ये पहले किसानों के साथ मजाक करते थे, किसानों को डराकर धमकाकर उनकी ज़मीन एक्वायर करते थे। हमने एक्विजिशन की, जो लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी चेंज कर दी, किसानों की बगैर सहमति के। हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे कि उनको ऐसा लगे कि सरकार हमें दबा रही है। जनता ने बनाई सरकार है, ये जनता के द्वारा चुनी हुई, जनता के लिए सरकार है, ये तानाशाहों की सरकार नहीं है। इन लोगों ने जो देश पे 60-65 साल राज किया, इन लोगों ने देश को दोनों हाथों से लूटा है। आज आप नेशनल हाईवेज को देख लें, आपको लगेगा एकदम प्रियंका चोपड़ा की गाल की तरह गाल हो गए, रोड हो गए। अब देखिएगा सारे रोड ऐसे हो रहे हैं चमकते हुए। जी, जो ये आप अम्मू जी, ये बीच में जो आप ये बयान देते हैं ना, इन्हीं से ही फिर बयानों के तूल बन जाते हैं। मैं अगर ये कहता कि अजय यादव की गाल जैसे होते तो कौन सुनता जी? मैंने प्रियंका चोपड़ा की गाल जैसा कहा है वैसा हैं, गाड़ियाँ सर पर दौड़ती है। अब इसको कोई अगर तूल दे तो मेरे घर से क्या जा रहा है जी? अब बात किसानों पर आई गई है, तो जो मामला भी चला हुआ है, जो किसान विरोध कर रहे हैं 3 कृषि कानून का, क्या आपको लगता है हरियाणा में बीजेपी को इसका
ग्रामीण क्षेत्रों में काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। किसानों के हित में कानून बनाया गया है। किसानों के हित में जो कानून बनाया गया, उस कानून को मुझे लगता है कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अब टिकैत साहब लठैत बने हुए हैं, किसान तो है नहीं, वो लठैत हैं, वो देश के लाल किले पर कब्जा करना चाहते हैं। पंजाब का किसान, जहाँ पर बीजेपी के खिलाफ सरकार है कांग्रेस की, अमरिंदर सरकार ने स्पेशल किसानों को फाइनेंस किया हुआ है और यहाँ कुंडली बॉर्डर पे बिठाया हुआ है। इसी प्रकार से टिकैत ने कुछ लोग गाजीपुर बॉर्डर पर लाकर बिठाए हुए हैं। आप वहाँ टेंटों का सर्वे कर लें। मैं द हिंद वॉरियर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जाएं, उन टेंटों का सर्वे करें। 1 महीना वहाँ पे खूब रिपोर्टिंग की है, परंतु आज की डेट में रिपोर्टिंग करें, टेंट खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है। वहाँ पर अब बहन बेटियों के साथ बलात्कार होने लगे हैं, अब वहाँ पर गुंडागर्दी होने लगी है, अब वहाँ पर ऐसा माहौल हो गया है, वहाँ किसान नहीं है, किसानों के हित का कानून है। देश में करोड़ों किसान बसते हैं साहब, आज उन करोड़ों किसानों के अकाउंट में देश के प्रधानमंत्री सीधा पैसा डाल रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ देश के अंदर, देश की आज़ादी के बाद पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री, मैं लाल बहादुर शास्त्री जी का बहुत सम्मान करता हूं, जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले लाल बहादुर शास्त्री को कांग्रेस भूल गई, हम याद रखते हैं। वो जो नारा लगाया था उसको सच में अगर कोई फलीभूत कर रहा है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहा है। किसानों के लिए अगर कोई चिंता कर रहा है, गरीब किसान की चिंता कर रहा है, छोटे किसान की चिंता कर रहा है, तो इस कानून में उस छोटे किसान की चिंता की गई है। परंतु ये लोग, एक चड़ूनी है हरियाणा का, पंजाब से सर, पंजाब से हरियाणा का रहने वाला है जी, वो चड़ूनी पूरा के पूरा कांग्रेस प्रायोजित किसान नेता है, वो कुछ नहीं कर रहा। अभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय झज्जर में प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाजपा के ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो वहाँ पर भूमि पूजन गए थे, वहाँ पर गुंडे पहुँच के कब्जा करने के लिए। और कौन थे जी? एक बबला था, एक टिंकू था, पत्नी चिंटू था जी, वो लोग वहाँ उस जमीन पर कब्जा करने पहुँच गए। अब एक खड्डा खोद कर वहाँ भूमि पूजन करके आए थे, ईंटों को तोड़ रहे हैं। अच्छा, कोई काम नहीं, ईंटों को तोड़ रहे हैं, प्लॉट पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। और कौन है वो कहते हैं चड़ूनी के आदमी है साहब। और चड़ूनी साहब क्या कर रहे हैं? चड़ूनी साहब केवल मात्र कांग्रेस प्रायोजित, मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनके फोटो वायरल किए हैं, मैंने दीपेंद्र हुड्डा के साथ उनके फोटो वायरल किए हैं, आप दिखाइएगा उनको, मैं आपको फोटो भेज दूंगा। बिल्कुल हमारे पास हैं सर। ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, प्रदेश की विकास की गति को धीमा करने की साजिश चड़ूनी कर रहे हैं, अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। ये लोग राजनीति में तो फेल हो चुके हैं, अब ना ये 3 में है ना 13 में, अब इनके पल्ले तो कुछ है नहीं। ये रोज सपने देखते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ, कब रात को सपने में बैठ जाते हैं, फिर तुर जाते हैं नींद खुलते ही। ये लोग सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। प्रदेश के अंदर आज किसानों की चिंता की जा रही है। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से एक गरीब आदमी को जलाकर मार दिया गया, क्या है किसानों के काम है? किसानों को बदनाम ना करो, ये किसानों को बदनाम करना है। ये कुछ गुंडे हैं जो प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का माखौल उड़ा रहे हैं। हिसार के अंदर अस्पताल के ऊपर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जाते हैं, तो सर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अरे सुनो ना साहब, कार्रवाई करने लगे, रोना शुरू कर दिया, हिसार के अंदर कंप्रोमाइज कर लिया। यही चड़ूनी जिनका आप भारतीय किसान यूनियन का नेता कहते हैं, हम भारतीय किसान यूनियन के किसान नेताओं का सम्मान करते हैं। वो नरेंद्र तोमर साहब जो कृषि मंत्री हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी चिंता करते हैं, प्रदेश के गृह मंत्री उनकी चिंता करते हैं, और हम कहते हैं आओ बैठ के चर्चा करो, बात करके मसले को हल करो। परंतु इन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो चाहते हैं हम गुंडागर्दी करें। वो तो ये चाहते हैं सर कि हम 24 तक बैठना पड़े, वो तो बहुत आगे तक की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात क्या है? विरोध करना जी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये हमारा और आपका सबका अधिकार है। परंतु कानून हाथ में लेना, आज सूरजपाल अम्मू आपसे बात कर रहा है, मैं आप जैसे अनेकों मित्रों से बात करता हूँ, मैं अपनी बात कहता हूँ, मुझे बात करने से कोई नहीं रोक सकता, अपना पक्ष रखता हूँ। आपको सवाल करेंगे, मैं आपको रोक नहीं सकता, बिल्कुल सर। परंतु मैं आपके साथ बदतमीजी करूँ, आपके कैमरे को तोड़ दूँ और गुंडागर्दी करूँ, ये देश के कानून में कहीं नहीं सिखाया गया, ना बताया गया है। हमको सबका सम्मान करना चाहिए, देश के कानून का सम्मान करना चाहिए।
हम ट्रैक्टर चढ़ा देंगे जी, हम लाल किले के ऊपर कब्जा कर लेंगे जी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की नींव नहीं रखने देंगे जी, हम लोग मंत्रियों को घर से नहीं निकलने देंगे जी। अगर सरकार अपनी पे आ गई तो फिर ये कहेंगे ये कर रहे हैं साहब। हम तो सोच रहे थे राम रहीम और रामपाल के बाद ये खेल जो जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार को अव्यवस्थित करने का जो प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं, ये षड्यंत्रकारी हैं। इनको ये हजम नहीं हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी बार प्रदेश के अंदर कैसे आ गई। ये प्रदेश हित की सरकार है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में जो सरकार दूसरी बार आई है, केंद्र में दूसरी बार ये सरकार आई है, ये चिंता करती है, गरीब की चिंता करती है, असहाय की चिंता करती है, व्यापारी की चिंता करती है, किसान की चिंता करती है, मजदूर की चिंता करती है। एक कोई आरोप जी 602 दिन हो गए आज दूसरे टेन्योर को जी, मनोहर लाल जी की सरकार को। कोई एक आरोप को सिद्ध कर दे, इनके अनेकों आरोपों के ऊपर ये लोग जमानत पर आए हुए हैं। तो हमारे लोगों ने समाज सेवा, देश सेवा, प्रदेश सेवा और किसानों की चिंता सबसे ज़्यादा हमारी सरकार कर रही है। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इतने विकास कार्य हरियाणा में कभी नहीं हुए। 90 विधानसभाओं की हम बराबर चिंता करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कांग्रेस का विधायक, यहाँ चौटाला का विधायक है या किसी और को। चौटाला साहब के तो विधायक ही नहीं बचे, एक था वो भी निपट गया, खुद इस्तीफा देकर भाग गया जी। हम 90 के 90 विधानसभाओं की चिंता करते हैं। इनकी सरकारों में तय करते थे कि यहाँ पर हमारा विधायक, यहाँ पर उनका विधायक। हमने तो दोनों एमएलए देखे सब अपने। आज हम प्रदेश के अंदर पहले बार हमारे 47 विधायक थे, अब 40 विधायक हैं। साथ हमारे साथ इंडिपेंडेंट और 10 जेजेपी के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला साहब के हमारे साथ विधायक है। अब 57 विधायकों के साथ चल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, औंधे मुंह गिरा प्रस्ताव। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है जी। तो इनको प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बर्दाश्त नहीं हो रही। कारण ये लोग बगैर कुर्सी के रहे नहीं कभी, अब इनके पल्ले कुछ बचा नहीं। तो इनकी चिंता इनको करनी चाहिए। ठीक है, विपक्ष में है। सर, जो अभी कोविड जब फैला था तो उसमें हमने दिन रात एक कर रिपोर्टिंग की थी। उसमें जो हालात देखने को मिले थे गुरुग्राम के, उसमें सर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बेड की कमी। सर, हमारे प्रदेश का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है वो गुरुग्राम से होता है। लगभग 60 से 70% रेवेन्यू जनरेट हरियाणा सरकार को गुरुग्राम करके दे रहा है। लेकिन उसके बाद भी क्या कारण है सर? एक, ना तो अस्पताल है सरकारी हमारे पास। हमारा जो बस अड्डा है वो 1962 में बना था, वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है, लेकिन उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कोरोना की आपने बात की, कोरोना काल के ये जो दूसरा जो दौर आया, इसमें निश्चित तौर पे कुछ दिन गुड़गांव में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर अव्यवस्था थी, ऑक्सीजन की मारामारी थी। मैं आपकी बात से मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दूंगा, मैं सीधी बात के लिए जाना चाहता हूं और मुझे बोलने में किसी की परवाह नहीं होती। हम लोगों ने गुड़गांव के अंदर 10-12 दिन ऐसे देखे जो अव्यवस्थाएँ फैली, ऑक्सीजन के बगैर कुछ हमने मौतें भी देखी। मैंने तो कुछ जगह जो भाई बहन से दूर हो गया, पति पत्नी से दूर हो गई, माँ बेटे से दूर हो गई, हमने वो माहौल भी गुड़गांव के अंदर देखा। परंतु मैं सौभाग्यशाली, मुझे कुछ काम करने का, सेवा करने का मौका मिला। कुछ दिन अव्यवस्था रही, ब्लैकियों ने ब्लैक बाजारी की, काला बाजारी की, दवाइयों की काला बाजारी हुई, कुछ अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। उस समय गुड़गांव का नहीं पूरे देश का माहौल ऐसा था, सब डर गए थे। मैं सरकार, भगवान का धन्यवाद करूंगा, सरकार का धन्यवाद करूंगा। ना तो आज की डेट में रेमडेसिविर की काला बाजारी है, ना टोसी की काला बाजारी है, ना ऑक्सीजन की चिंता है। सरकार ने ऐसा सिस्टम बनाया, प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं गुड़गांव को देख रहे थे। जहाँ तक सरकारी अस्पताल की बात है, सरकारी अस्पताल हमारा सेक्टर 10A में है, जो आपका है उधर, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो ESI के लिए आपसे बता रहा हूँ, ESI की जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, सब अस्पतालों ने जितना बेस्ट हो सकता था किया, परंतु वो सुविधाएं जो और होनी चाहिए उसकी सरकार चिंता कर रही है। निश्चित तौर पे थर्ड वेव ना आए उससे पहले सरकार की योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं। मतलब ऐसा नहीं कागजों में सिस्टम चल रहा है, दोबारा ऐसा ना हो। गुड़गांव के अंदर ही नहीं, हरियाणा के अंदर हमने अनेक कोविड केयर सेंटर बनाए।
वहाँ पर कल को अगर मान लो को मुसीबत हो, क्योंकि उस समय अस्पतालों में, हाँ प्राइवेट अस्पतालों ने लूट खसोट मचाई है, परंतु सरकार ने कानून बनाया कि जो रेट तय किए गए उनसे अधिक कोई पैसा ना ले गरीब से। अमीर तो पैसा दे देगा, सब गरीब कहाँ से देगा, उसकी चिंता भी सरकार ने की। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की। तो गुड़गांव के अंदर अब माहौल अजय भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और गुड़गांव की जनता भी जानती है। अब हरियाणा में सब, क्योंकि कोरोना अब एक तरह से ख़त्म होने के कगार पर है, परंतु हमें अभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। अभी कोरोना कभी भी किसी भी पल आ सकता है। हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह से दूरी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि मैं आपके साथ बैठता हूँ, मजबूरी है, मास्क के बगैर बैठना पड़ रहा है। अभी ये गया नहीं, हमारे आसपास घूम रहा है, परंतु सरकार इसकी चिंता कर रही है। सरकार ने सख्त निर्णय लिए और पूरे हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में अच्छी सुविधा आम आदमी को मिले। अमीर आदमी तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में पहुँच जाता है, परंतु गरीब की चिंता सरकार कर रही है और अस्पतालों को अपग्रेड कर रही है। वेंटिलेटर जिन अस्पतालों के अंदर नहीं थे, उनके अंदर वेंटिलेटर पहुंचाने का काम प्रदेश सरकार ने किया, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज साहब ने किया है। आईसीयू बेड जहां पर अव्यवस्थाएं थी, वहां पर आप आईसीयू देखें, प्राइवेट हॉस्पिटलों के और हमारे आईसीयू इक्वल हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे हैं और हमारे बुरे हैं। अनेक सुविधाएं वहाँ पर प्रदान करने का प्रयास किया गया है, परंतु कुछ असुविधाएं बहुत लोगों को हुई। हम लोग 20-20, 22-22 घंटे जगते थे कि कैसे भी करके किसी की मदद करें। प्रदेश सरकार 24/7 लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कर रही थी उस समय। तो हम लोग एक महामारी के दौर से गुजरे हैं, अब वो समाप्त होने की कगार पे है, परंतु और अभी आवश्यकता है सुधार की। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कारण कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये बेसिक नीड है इस इंसान की। हम शिक्षा में तो आगे बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य में भी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलकर चिंता कर रहे हैं और मेडिकल कॉलेजेस सभी डिस्ट्रिक्टों में बनाने की योजना जो सरकार की है वो क्रियान्वित भी हो रही है। शीतला माता बोर्ड की ओर से कई सौ करोड़ रुपए का अस्पताल एक बनने जा रहा है, उसकी अनुमति हो गई है। जो पुरानी जो बिल्डिंग थी, हमारा जो सामान्य अस्पताल जो था, उसकी बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने के कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन होने हैं, वो भी ऑलमोस्ट डन हो गया है। जो बस अड्डे की आपने बात कही, मुझे तो मेरा बस अड्डा है, क्योंकि मैं कभी बस में आता था सोना से गुड़गांव, तो बस अड्डे की हालत सचमुच ख़राब है। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने नए बस अड्डे के लिए जगह भी अलॉट हो गई है गुड़गांव के अंदर, और काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और आपने याद दिलाया तो मैं, प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी, बहुत मेहनती हैं, बहुत नेक इंसान है। मित्र तो क्योंकि मैं 32 साल से भाजपा में हूँ, तो सब भाई हैं, मित्र हैं, साथी हैं, तो उनसे अधिकार भी बनता है। और मैं मेरे गुड़गांव की चिंता क्यों ना करूँ, मैं गुड़गांव का निवासी हूँ। तो ये जो समस्या है गुड़गांव, क्योंकि वर्ल्ड क्लास सिटी हो गया है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि गुड़गांव से इतना रेवेन्यू जाता है जो और किसी जिले से नहीं जाता, तो निश्चित तौर पे गुड़गांव का भी विकास होना चाहिए। आज हज़ारों करोड़ रुपए की व्यवस्थाएं गुड़गांव में सरकार ने दी हैं। मुख्यमंत्री स्वयं गुड़गांव की डेवलपमेंट की चिंता करते हैं और स्वयं एक विभाग की चिंता करके वहाँ पर समस्याओं को निराकरण का काम भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करते हैं। तो जल्दी ही मेरा गुड़गांव जो थोड़ी बहुत समस्याएं बची उनका भी निराकरण प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, आप किसानों से भी कुछ आह्वान करना चाहेंगे? मैं निश्चित तौर पर द हिंद वॉरियर के माध्यम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भाई जो 2-4-5 लोग हैं, ये अपने दुकानों को, इनकी बंद पड़ी थी कई सालों से दुकान, कांग्रेस की और ओम प्रकाश चौटाला की और अन्य सरकारों में किसानों के ऊपर गोलियां चलती थी। मैं गर्व से कह सकता हूं, मनोहर लाल खट्टर की सरकार में किसानों के ऊपर गोलियां नहीं चली, लाठियां नहीं चली, पुलिस वालों के ऊपर हमले हुए, उसके बावजूद भी सरकार ने चिंता करी किसानों की। परंतु किसानों के नाम पर जो अन्य प्रदेशों के गुंडे प्रदेश के अंदर अव्यवस्था फैलाने आए हैं, मैं हरियाणा के किसान भाइयों से नहीं, हिंदुस्तान के किसान भाइयों से कहूँगा, अपनी चिंता करें, अपने खेत की चिंता करें, अपने परिवार की चिंता करें, अपने प्रदेश की चिंता करें। इनके लोगों के भड़काए में आकर
जो कानून आपके हित में बनाया गया है उस पर गौर करें, उस कानून को एक बार पढ़ लें। आप अगर कानून पढ़ोगे, आपने बैंक अकाउंट चेक करोगे जिसमें नरेंद्र मोदी आपको सीधा पैसा भेज रहे हैं, तो मुझे लगता है ये जो भ्रम की स्थिति है अजय, ये समाप्त हो जाएगी। ये 100%, 100% किसानों के हित का कानून है। अगर मान लो कुछ अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए पहले भी वार्ता हुई। मैं अभी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वार्ता करो, बातचीत करो, चर्चा करो। चर्चा करोगे तो समाधान भी निकलेगा। पहले कृषि मंत्री भारत सरकार के साथ, नरेंद्र तोमर जी के साथ आप अनेकों बार बैठे हैं। प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कह चुके हैं हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज साहब कह चुके हैं कि किसानों को बैठकर बात करनी चाहिए। परंतु कौन सी ऐसी ताकत है जो चड़ूनी को, टिकैत को वार्ता करने से रोक रही है? जांच का विषय है। ऐसा तो नहीं है कि जो किसानों के नेता के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं, ये कहीं किसानों को भटका तो नहीं रहे? मेरे देश का किसान लाल किले पर कब्जा नहीं करेगा। मेरा देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनने से रोकेगा नहीं। मेरे देश का किसान, मेरे हरियाणा का किसान हमारा गौरव है जी। हम किसानों के तो बच्चे हैं जी। हमने हल नहीं चलाया, ट्रैक्टर तो चलाया साहब। खेत में पानी तो हमने बुलाया है। जवार, बरसम, कासनी हमने भी काटी है। हम भी तो आप ही के हैं। आपके खिलाफ कोई अगर गलत काम होगा किसानों के खिलाफ तो हम बर्दाश्त करेंगे क्या? सबसे पहले हम किसानों के साथ खड़े होंगे। परंतु चड़ूनी आपके हितैषी हैं, गलत। एक व्यक्ति को जलाकर मार दिया गया। वो जलाकर मारने वाले जो 4 लोग थे, क्या वो किसान हो सकते हैं क्या? वो किसान ना थे ना हैं। वो लोग हत्यारे हैं जिन्होंने, जो बलात्कार कर रहे हैं टेंटों के अंदर, जो शराब पी रहे हैं और बदतमीजियां कर रहे हैं। वो मेरे प्रदेश का किसान हो सकता है क्या? कभी नहीं। हरियाणा का किसान गौरवशाली किसान है, देश को अनाज देने वाला किसान है। मेरे देश के या प्रदेश के किसानों को बदनाम ये लोग करना चाहते हैं। मेरा देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। सर फिर से लौट आते हैं एक बार आपके बयानों पर ही। जो सर ये बयान आप दे रहे हैं और देते हैं, इससे सर 2 कम्युनिटियों में आपसी मतभेद। कौन से बयान? सर चाहे गर्दन काटने वाले से ले लें, चाहे हम फारूक अब्दुल्ला साहब से थप्पड़ को ले लें, किसी भी बयान के ले लें, उससे 2 कम्युनिटियों में माहौल ख़राब होता है। तो सर इस तरीके की बयानबाजी मैं ये जानना चाहता हूँ वो क्यों ज़रूरी है सर? संजय लीला भंसाली ने माफ़ी मांगी है, सरेआम माफ़ी मांगी है, टेलीविज़न पर आकर माफ़ी मांगी है। सर आपने विरोध उनका इतना भारी कर दिया। क्यों ना करें साहब? देश का लोकतंत्र शाहीन बाग वालों को अवसर प्रदान करता है, देश का कानून चड़ूनी साहब को और टिकैत साहब को करता है। मैं उनकी तरह तो गुंडागर्दी नहीं करी। मैंने कहीं किसी के साथ गैर कानूनी काम तो नहीं किया। सर आप नहीं करते हैं, पर जो आप बयान दे देते हैं उसके बाद जो भावनाएं भड़कती हैं लोगों की, उससे दिक्कत होती है। अगर मेरे देश का युवा जागृत हो रहा है और वो अलाउद्दीन खिलजी का विरोध कर रहा है, आप अलाउद्दीन खिलजी को हीरो बना रहे हैं। मेरी माँ पद्मनी जिसने 16,000 चित्तौड़ की रानियों के साथ, महारानियों के साथ, चित्तौड़ में केवल मात्र छतरानियाँ थी ऐसे नहीं, सभी वर्ग 36 कौम के लोग थे चित्तौड़ में, उनके साथ जौहर किया था साहब। अगर आप उसकी हिस्ट्री को तोड़ोगे मरोड़ोगे तो भाई 2-4 चांटे तो बनते हैं बंसाली के गाल पे। अब 2-4 चांटे हमारे बच्चों ने मार दिए होंगे, क्या फ़र्क पड़ गया? बंसाली साहब ने अपनी गलती मान भी ली, माफ़ी मांग ली। उसका 10 बार उन लोगों ने हमसे मिलने का प्रयास किया, हमने कह दिया नहीं मिलते सब हम आपसे। सर उससे विरोध करना हमारा अधिकार है जी। विरोध करना मेरा अधिकार है, विरोध करना सबका अधिकार है, परंतु हमने कहीं कानून नहीं तोड़ा। सर विरोध कानून नहीं तोड़ा सर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कानून नहीं तोड़ा ना हमने। देखिएगा कहीं कई जगह बसें तोड़ी गई जी। मैंने टेलीविजन पर, आप भी लोगों के चैनलों पर आकर कहा कि मैं इन चीज़ों का विरोध करता हूँ। मैं विरोध को विरोध के तरीके से करना चाहता हूँ, डेमोक्रेटिक तरीके से। मैं गैर कानूनी काम कर विरोध नहीं करना चाहता था। और आपको मैं कह रहा हूँ अजय बाबू, अब कभी भी सूरजपाल की पूरी बैकग्राउंड देख लें, मेरी हिस्ट्री निकाल कर देख लें, मैंने कभी वो विरोध नहीं किए जिस प्रकार के विरोध लोग करते रहे हैं।
देश के विरोध में। मैं देश का नागरिक हूँ और संविधान में मुझे कुछ अधिकार है, वो तो मेरे विरोध जारी रहेंगे साहब। और कोई हिस्ट्री को तोड़ेगा तो उसके विरोध में तो बोलना बनता भी है। 1947 से पहले भी तो देश था ना जी। अंग्रेजों और मुगलों के समय जो अत्याचार हुए, मुगलों ने मंदिरों को तोड़ा। मैं आपको बता रहा हूँ, बीच में बताना भूल गए मैं आपको, करनी सेना के एजेंडे पर 2 जगह हैं। मथुरा के अंदर कृष्ण जन्मभूमि को आज़ाद कराना, जहाँ पर कृष्ण जी ने जन्म लिया, वहाँ पर आज भी औरंगजेब के समय की ढांचा बना हुआ है। एक ज्ञान वापी मस्जिद है काशी विश्वनाथ जी, विश्वनाथ मंदिर के पास, हाँ, बनारस के अंदर जी। वो खटकती है साहब हमको। आज भी मेरा भोले जो है, मेरा शिव है जो, आज भी वो कैद में है। उसको आज़ाद कराने का एजेंडा भी हमारे है। मैं तो अशोक सिंघल, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के नारे को याद दिलाता रहता हूँ बीच बीच में कि अयोध्या तो पहली झांकी थी, मथुरा काशी बाकी है। ये हमारे एजेंडे में तो सब है। अब औरंगजेब और बाबर, हुमायूं का और अलाउद्दीन खिलजी का राज नहीं है, बाबर का राज नहीं है। हमारे मंदिरों को तोड़ा गया था, हम तोड़ना नहीं चाहते। हम तो अपने देश के 20 करोड़ जो हमारे मुस्लिम देशभक्त हैं जी, उनसे अनुरोध करना चाहते हैं, हमारी चीज़ हमें वापस लौटा दो। लौटानी भी चाहिए। अगर तुम बाबर, औरंगजेब और हुमायूं की औलाद हो तो हमें नहीं लौटाओगे, फिर हमें लेना आता है। और अगर आप हिंदुस्तान के सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करोगे। द हिंद वॉरियर के नाम से, द हिंद वॉरियर की तरफ से आपके माध्यम से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, हमें हमारी काशी विश्वनाथ की जो आज़ादी है उसको लौटा दो, हमारे भोले को आज़ाद करो। और जो मथुरा के अंदर कृष्ण जन्मभूमि पे कब्जा किया हुआ है इनके पूर्वजों ने, औरंगजेब साहब ने, जब हम बाबरी ढांचा तोड़ सकते हैं तो तोड़ने में तो मिनट लगेगा, परंतु हम तो अनुरोध कर रहे हैं आपके माध्यम से। सर जो आप तोड़ तो दोगे, आपने बिल्कुल मैंने कहा हम तो अनुरोध कर रहे हैं, तोड़ने की बात आप कह रहे हो। आपने तो सही कहा सर, अनुरोध भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो तोड़ने के बाद, वो चंद मिनटों बाद जो फिर पहले हुआ था, क्या हुआ था? बाबरी मस्जिद के समय पे जो हुआ था। बाबरी ढांचा को मस्जिद मत कहो, मेरा विरोध है। चलिए, ना बाबरी मस्जिद कैसे करें? मस्जिद उसे कहते हैं जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती हो। चलिए, मैं ढांचा कह देता ढांचा को ना, मेरे को थोड़ा शांति मिलेगी। हाँ ठीक है। लेकिन उसके बाद जो लोग मारे गए थे सर, उसके बाद जो हिंसा फैली थी, कार सेवकों पर चाहे वो गोली चलाई गई हो, चाहे हिंदू मुसलमान के आपस में टकराव हुआ और उसमें जो लोग मारे गए थे, सर भगवान फिर उन चीज़ों को कैसे माफ़ कर पाएंगे? कौन? भगवान ने करा है ना हमारे को। भगवान ने कहा है हमको कि जाओ, ज्ञान वापी जो ढांचा जबरदस्ती बनाया गया था उसको हटाओ वहाँ से। कहा ना कृष्ण भगवान ने हमको कि समय आ गया है, अब मुगलों का राज नहीं है, आज़ादी चाहिए हमको भी भाई। हम कैसे चुप रहे हैं? जब मुगलों का राज था तो इन्होंने गुंडागर्दी करी। हम तो अनुरोध कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया हमारी चीज़ हमें वापस लौटा दो। आप वहाँ पे जाकर माहौल, अगर वहाँ जाएंगे जी, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ माहौल क्या है। आंखों में आंसू आ जाते हैं साहब। ज्ञान वापी जो मस्जिद है इन्होंने जबरदस्ती बनाई हुई है, वहाँ आज भी शिवलिंग है वहाँ पर। हमने कभी नहीं कहा ताजमहल को खुदाई करो, कोई बात नहीं, शाहजहां ने बना दी। आस्की के चक्कर में हमारे मंदिरों पर कब्जा कर लिया, कोई बात नहीं। मुमताज बेगम को खुश करने के लिए काम कर दिया इन्होंने। हमने ताजमहल के लिए तो नहीं कहा, अभी नहीं कहा, हमने नहीं कहा। परंतु जो मुगलों ने, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, बाबर साहब ने, इन्होंने जो अत्याचार किए, अब 100 करोड़ हिंदुओं को कोई आंख ना दिखाए। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, परंतु जहाँ जहाँ कब्जे हुए उन कब्जों को हटाना देश का कानून मुझे अधिकार देता है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोर्ट के अंदर विचार विमर्श चल रहा है, परंतु कोर्ट की लड़ाई आपको पता है, बाबरी ढांचे का, अयोध्या का मसला कितना लंबा चला जी। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उस सपने को देखते रह जाएं। हम
100 करोड़ हिंदुस्तानियों का सपना जल्द से जल्द पूरा हो। तो सर कोई और योजना है आपके पास? सारी योजना आपके चैनल पे बता दूंगा तो लीक हो जाएगी। जी, धैर्य रख। ये थे हमारे साथ सूरजपाल अम्मू जी, जो अपनी बेबाक अंदाज के लिए ही जाने जाते हैं। आज भी इन्होंने हमारे सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और इसी तरह की तमाम जानकारी देखने के लिए और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए द हिंद वॉरियर न्यूज़। नमस्कार।